घटिया कंटेंट और केवल घटिया कंटेंट। क्या बॉलीवुड के फेलियर के पीछे ये केवल घटिया कंटेंट ही एक रीजन है, या कोई और भी ऐसा सॉलिड रीजन है जिसके चलते बॉलीवुड पूरी तरीके से फेल हो चुका है? तरण आदर्श ने रिसेंट एक अपने आर्टिकल में कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसको लेकर के एग्जिबिटर्स थोड़ी बहुत चिंता में तो आ गए हैं, लेकिन साफ तौर पर एक चीज उजागर हो गई है जो अगर बॉलीवुड की आने वाली फिल्मों में नहीं हुई तो इस इंडिपेंडेंस डे पर बहुत बड़ी पनौती लग सकती है बॉलीवुड की। वो क्या ऐसी चीज है, वो क्या ऐसा फैक्टर है जो बॉलीवुड की फिल्मों से मिसिंग होता चला जा रहा है, उसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल पर सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द फ्लॉपियापा ऑफ बॉलीवुड। क्या 2022 कम था जो 2024 में 2023 की वापसी के बाद फिर से बॉलीवुड एक बहुत बड़ी गर्त में गिर चुका है? बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मैदान, सरफिरा, औरों में कहां दम था, चंदू चैंपियन, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इस साल की इन कीनली अवेटेड फिल्मों ने ऑडियंस को बुरी तरीके से डिसअपॉइंट करके रख दिया। अब रीजन क्या हो सकता है इस डिसअपॉइंटमेंट का? क्या केवल और केवल घटिया कंटेंट ही वो रीजन था, या फिर एक और चीज ऐसी थी जिसको ऑडियंस ढूंढ रही थी इन फिल्मों में? उससे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ना एक चीज के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये कीनली अवेटेड फिल्में क्यों थी, आखिर इन फिल्मों में ऐसा क्या था जिसको ऑडियंस ढूंढ रही थी। डिसअपॉइंटमेंट की वजह क्या हो सकती है? डिसअपॉइंटमेंट इंसान को तभी होता है जब उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो, और ये कीनली अवेटेड बार बार जो मैं बोल रही हूँ, ये वर्ड है एक्चुअली बॉलीवुड हंगामा के ही इस आर्टिकल का, जिसमें तरण चाचा ने साफ तौर पर ये बताया है कि ये फिल्में कीनली अवेटेड फिल्में थी, यानी ऐसी फिल्में जिनसे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। आखिर अंजाम क्या हुआ इन कीनली अवेटेड फिल्मों का? इन फिल्मों ने ऑडियंस को एक तरीके से धोखा दिया, यानी एक्सपेक्टेशन लेवल तो यहाँ थी लेकिन कंटेंट जो था वो इधर आकर के रुक गया। चाहे वो गाने हो, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो लुक हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो फिल्म मेकिंग का, वहां पर बॉलीवुड बुरी तरीके से फेल कर गया। उन फिल्मों का क्या हुआ? वो ब्लॉकबस्टर कैसे हो गई साउथ की जिनका बजट बहुत कम था, जिनका शायद वीएफएक्स उस लेवल का नहीं था, जिनके बारे में शायद लोगों को पता नहीं था, जिनका प्रमोशन बहुत कम हुआ था, जैसे हनुमान जैसी फिल्म। उन फिल्मों को ऑडियंस ने अपने दिल से क्यों लगा के रखा? उसके पीछे का रीजन है कि उन फिल्मों की एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी, और दूसरी चीज जो सबसे जरूरी चीज है जो लैकिंग चल रही है बॉलीवुड की फिल्मों में, वो है एंटरटेनमेंट लेवल। यस गाइस, एंटरटेनमेंट लेवल नहीं होगा, अगर किसी फिल्म को देखकर आपको मजा नहीं आएगा, अगर आपका पैसा वसूल नहीं होगा, तो आप आखिर उस फिल्म को क्यों देखेंगे? और अगर देखेंगे तो आप उस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं देने वाले हो। अपने आर्टिकल में तरण आदर्श ने मनमोहन देसाई जी, जो कि हिट मशीन थे, उनकी एक कोट को यहाँ पर बताया है। एक इंटरव्यू में मनमोहन देसाई जी ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि मेरे हिसाब से मैं उन लोगों के लिए फिल्में बनाता हूं जो आम आदमी की कैटेगरी में आते हैं, ना कि क्रिटिक्स की कैटेगरी में। मैं कभी क्रिटिक्स के लिए फिल्में नहीं बनाता, मैं मास मसाला फिल्में बनाता हूं जिनको देखकर लोगों को भी मजा आए, मेरे एग्जिबिटर्स का भी पैसा वसूल हो जाए और ऑडियंस भी आराम से हंसते खेलते हुए घर जाए। ऐसी फिल्में, मनमोहन देसाई की फिल्में अगर हम याद करें तो उन फिल्मों का एंटरटेनमेंट फैक्टर आज तक एवरग्रीन है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या वो क्रिटिक्स के लिए अगर फिल्म बनाते तो क्या वो कभी हिट मशीन कहलाते? लेकिन आज के जमाने में कहानी पूरी तरीके से पलट चुकी है। क्रिटिक्स ने पूरे मार्केट को घेर रखा है। क्रिटिक्स सोचते हैं कि अगर उनके हिसाब से फिल्म अच्छी नहीं बनी तो फिल्म अच्छी नहीं। यही एक रीजन है कि बॉलीवुड मुंह के बल गिरता चला जा रहा है, मुंह के बल गिरता चला जा रहा है। और यही एक रीजन है कि इस वक्त पर समोसा क्रिटिक्स पूरे अपने रुबाब में आ चुके हैं, लोग इनके बहकाए में आ जाते हैं, और इसी के चलते बॉलीवुड की फिल्में केवल और केवल कॉर्पोरेट बुकिंग के दम पर चल रही हैं। लेकिन उनमें से भी जिन फिल्मों का मैंने आपसे नाम लिया है, चाहे वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ थी, चाहे वो मैदान थी, चाहे वो सरफिरा थी, चंदू चैंपियन थी, या औरों में कहां दम थी, ये फिल्में तो कॉर्पोरेट बुकिंग करके भी नहीं चली, क्योंकि इनका कंटेंट इतना बोरिंग था, इतना डिप्रेसिंग था कि ऑडियंस ने इन फिल्मों को सिरे से नकार दिया। इसका जमाना है इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम की 10 सेकंड की रील में इतना एंटरटेनमेंट होता है, तो जरा सोचिए ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन लेवल कहां तक जाने वाला है जब वो एक 3 घंटे की फिल्म को 350 रुपए पर पर्सन देखने जा रहे हैं। और 350 रुपए ही नहीं, जब एक आम आदमी अपनी फैमिली के साथ एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाता है तो उसके आराम से 1500 से 2000 रुपए खर्च हो जाते हैं, क्योंकि वो यहां से अपने घर से सिनेमा हॉल तक जाता है, वहां पर पार्किंग के पैसे देता है, सिनेमा हॉल में टिकट के पैसे देता है, वहां पर पेप्सी पॉपकॉर्न के पैसे देता है, तब जाकर के किसी फिल्म का
पैसा वसूल फैक्टर आता है। और अगर उस इंसान को अपना पैसा वसूल नहीं मिलेगा, अगर बॉलीवुड की तरफ से इस तरीके के फेलियर्स आते रहेंगे, तो आखिर बॉलीवुड को पूछेगा ही कौन। यानी कि नो एंटरटेनमेंट नो बॉलीवुड, नो एंटरटेनमेंट नो फिल्म इंडस्ट्री। आज के समय में जो फिल्में पैन इंडिया के नाम से अपने आप को बेचना चाह रही हैं, उन फिल्मों में भी अगर कंटेंट और एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है तो ऑडियंस उन फिल्मों को पूरी तरीके से नकार देती है। इवन साउथ की कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें लोगों को अगर एंटरटेनमेंट नहीं मिला तो उन्होंने उन फिल्मों को सिरे से नकार दिया। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि इस बार 15 अगस्त को जिन फिल्मों में एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, क्या एग्जिबिटर्स उन फिल्मों को लगाने से बचेंगे? मैं आपको बताऊं, एग्जिबिटर्स की तो मजबूरी होगी कि उन्हें वेदा भी लगानी पड़ेगी, खेल खेल में भी लगानी पड़ेगी और स्त्री 2 भी लगानी पड़ेगी। साथ साथ में मास महाराजा तेलुगु स्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन भी आ रही है, जो कि पैन इंडिया रिलीज हो रही है, उसको भी लोगों को लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जहां तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात है ना, तो एक फिल्म जो इन सारी लिस्ट में से है वो मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि वो 100% एंटरटेनर रहने वाली है, और उस फिल्म का नाम है मास महाराजा की फिल्म मिस्टर बच्चन, क्योंकि उसमें तो है ही मासीनेस। उस फिल्म में तो पूरा का पूरा मास भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर स्त्री 2 की बात करती हूँ तो उसको लेकर भी लोगों को एंटरटेनमेंट फैक्टर तो लगने ही वाला है, क्योंकि स्त्री वाले कई सारे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स उस फिल्म में डाले जाने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर मैं वेदा और खेल खेल में की बात करती हूँ तो दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा हुआ है। एक तो ये कि जॉन इब्राहिम वाली कास्टिंग वाली फिल्में बड़ी मुश्किल से चलती हैं, और दूसरा ये कि खेल खेल में जो फैक्टर है वो है अक्षय कुमार, जिनको लेकर लोगों में काफी ज्यादा डाउट रहता है। देखो, ट्रेलर तो अच्छा था, लेकिन क्या फिल्म भी अच्छी होगी, इसके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। तो ओवरऑल एंटरटेनमेंट होना चाहिए भाई, ऑडियंस का पैसा वसूल होना चाहिए। कॉर्पोरेट बुकिंग, एंटोरेज कॉस्ट, कपड़ों का ड्रामा, एक्टर्स का ड्रामा, एक्टर्स की चिलम, इन सब के पीछे ही पड़े रहे ना तो ऑडियंस 100% नकार देने वाली है। और बॉलीवुड की एक बार अगर फिर से छीछाल इधर हो गई, यानी कि बॉयकॉट बॉलीवुड वापस आ गया, तो फिर ये बॉयकॉट बॉलीवुड कभी भी जाने नहीं वाला। तो तरण आदर्श ने तो पोल खोल के रख दी बॉलीवुड की, और इन सारी फिल्मों के ऊपर एक सवाल भी उठाए हैं। साथ साथ में जो फिल्में फ्लॉप रही उनके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर मिसिंग एंटरटेनमेंट फैक्टर के बारे में भी बात करी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके चलते ऑडियंस ने बॉलीवुड को पूरी तरीके से रिजेक्ट करा हुआ है? क्या रीजन हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। If you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just for story function.